तो मैम हियर इज अ थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। सो जब संदीप सर का वीडियो आया था ऑन साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस, तो मैंने उसको 3 बार देखा था, ठीक है। या एंड उस वीडियो में आपने 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बात की थी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि काश मुझे किसी इन दोनों में से किसी एक के साथ एक कॉन्वर्सेशन मिल जाए करने के लिए। एंड टुडे आई फील सो ऑनर्ड टू बी विथ यू हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। You are very kind. This is quite an opportunity for me as well कि आज हम जुड़े हैं और बात कर रहे हैं. Sure, sure, sure. So, ma'am, the very first point the most important point I want to touch here is 6 months ago, Sandeep sir ने एक post डाली थी regarding his mental health. Okay, and after watching that, इतना हमें clear हो गया चीज कि no matter on what position you are, what college you went to, there will be always suffering. जब तक ये mind जिंदा है, there will be suffering. So I think this is the first admission that we all of us should make कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक पॉइंट आएगा उसके बाद सारा वो हैप्पीनेस का ग्राफ कांस्टेंट होगा. दिस इज नंबर 1. एंड नंबर 2 इज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, दे हैव लॉट ऑफ मनी, उनके पास सब कुछ चीज़ें है, बट स्टिल दे डोंट फाइंड हैप्पीनेस. whereas there are people who are living a very normal life but still they are more happy. So इससे ये समझ में आता है कि happiness has less to do with what you have and how much you have, but it's more about what perspective you hold towards your situation. So my very first question to you is हम कैसे वो पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्ट करें. लाइक ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखने वाले हैं एंड पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कैसे वो हैप्पीनेस का पर्सपेक्टिव डेवलप करें हमारे माइंड में. थैंक यू. अच्छा सवाल है. पर्सपेक्टिव एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकली फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड है. ओके, खुश महसूस करने के लिए आपको एक स्वस्थ शरीर का मालिक होना जरूरी है. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, सो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू फील हैप्पीनेस. And this is often what happens in and around. We have a lot of people who are unhealthy. Okay, there are people who are visibly unhealthy, like quite visibly. They are obese and they are having lifestyle disorders like diabetes, PCOD, thyroid problems, many problems. Okay, and then there are people who look healthy, but they are not healthy. Okay, so they are under a lot of stress. They are not treating their body, internals of their body very well. They look healthy from outside, but they are stressing their body too much. Okay? So, if a person is physiologically, neurologically not over there, मतलब वो स्वस्थ नहीं है अंदर से, तो उनके लिए सुखी हो पाना मुश्किल हो जाए. ठीक है? उसके बाद आती है बात कि हाँ, फिर पर्सपेक्टिव जरूरी है. या अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव को सही कर लिया है, तो फिर आपके लिए अपने शरीर को भी सही करना आसान. सो सुखी होने के लिए कौन सा मेजर पर्सपेक्टिव में या सोचने के तरीके में बदलाव की जरूरत है. तो सुखी होने के लिए सबसे पहले आपको आशावादी होना पड़ेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू बिलीव दैट योर प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी. ओके, you have to start appreciating what is there in your life. हाँ, मेरी आमदनी कम है, लेकिन मेरे पास कितना सारा फ्री टाइम है पढ़ाई करने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, सैटरडे संडे घूमने जाने के लिए, चल पढ़ने के लिए, किसी को हाई फाई देने के लिए, ओके, टपरी में जाके चाय पीने के लिए. मेरे पास फ्री टाइम है वो करने के लिए. जब बहुत पैसे आ जाएंगे तो मेरे दोस्त आपके पास बहुत सारा काम भी आ जाएगा और फिर वो फ्री टाइम नहीं रहेगा. ऑलराइट, सो इस चीज को समझना कि मेरे पास अच्छी चीजें हैं. हाँ, कोई एक चीज होगी जो आपको बहुत जरूरी है, चाहिए, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर या रुतबा, रिकॉग्निशन, शायद वो आपको बहुत डेस्परेटली चाहिए, वो आपके पास नहीं है. लेकिन ट्रस्ट में वो आपको मिल भी जाएगी ना, तब आपको एक नई चीज चाहिए हो, तो हम हमेशा भागते ही रहेंगे. ठीक है, भागो कोई बात नहीं, लेकिन भागते वक्त ना जो अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर भी ध्यान बनाए रखो. क्योंकि जब अच्छी चीजों के ऊपर आप ध्यान बनाए रखेंगे तो कॉमन मैन की भाषा में हम ये बोलेंगे कि तो आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है. ग्रैटिट्यूड बढ़ने से व्हेन यू अप्रिशिएट गुड थिंग्स, लाइफ अप्रिशिएट्स, तो आप और पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं. पर मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगी मनोवैज्ञानिक होके कि जब आप अच्छी चीजों के ऊपर अपनी नजर डालते हैं
और उसे अप्रिशिएट करते हैं, इंस्टेंटली आप एक न्यूरोकेमिकल बूस्ट महसूस करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम खुश हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम एनर्जेटिक हो जाता है कि वाओ, अपने पास बहुत कुछ है, यानी कि मेहनत करने में मतलब बनता है। अब तक इतना सारा कुछ मिला है तो मेहनत करेंगे तो आगे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप अपने आप को बोलोगे हाँ ये क्या ही है, ठीक है ना, घर का भाड़ा नहीं भरना पड़ रहा है, अपना खुद का घर है, लेकिन अपना खुद का बंगला तो नहीं है, ये सब क्या ही है, मैं तो तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी खुद की प्राइवेट जेट नहीं खरीद लेता, तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे प्राइवेट जेट्स के और कपल गोल्स के रील्स देखते हैं, कंटेंट देखते हैं कि तब तक मत रुको जब एकदम फिल्दी रिच न बन जाओ। तो उससे होगा ये, आप अपने आसपास की जिंदगी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जब अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर आपका ब्रेन बोलेगा कि यार अब तक नहीं मिला है, व्हाट आर द चांसेस कि फ्यूचर में मिलेगा, क्यों कोशिश करें, अब तक तो नहीं मिला है, हमारे पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं। हो सकता है आपके पास बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये मान लेता है कि भाई कुछ नहीं है तो क्यों मेहनत कर रहे हो। ओके, सो आपका आशावादी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करें, ये माने कि हम खुद अच्छा अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और फिर मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। मैं चाहती हूँ तो मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपनी जिंदगी में वो चीजें खींच के ला सकती हूँ जो चीजें मुझे पसंद है। तो अपने खुद के ऊपर भी विश्वास होना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये पहला एस्पेक्ट है ऑप्टिमिज्म। दूसरा एस्पेक्ट है एटीट्यूड चेंज में, वो है सहन शक्ति, सह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये कहते ही नहीं कि हम सह सकते हैं। बॉस ने मुझे डांट दिया, सह नहीं सकते। ओके, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया मिलने से, सह नहीं सकते। शायद गर्लफ्रेंड चीट कर रही है, शायद। ओके, और फिर अपने आप के दिमाग में एक बड़ा सा एक बना लेना भविष्य बुरा वाला कि अगर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो चीजें कितनी गंदी हो जाएंगी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, इस ट्रॉमा से मैं कभी नहीं बाहर निकल पाऊंगा, और उसमें इंसान ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को बस यही कहें, बॉस ने डांटा, सह लेंगे, ऐसा तो क्या है, कुछ नहीं, सह सकते। गर्लफ्रेंड चीटिंग कर दी है, अच्छी बात है, चीटिंग करके जिस दिन पकड़ी जाएगी उसको निकाल देंगे लाइफ में से, सह सकते हैं, थोड़े दिन तकलीफ होगी लेकिन हम सह सकते हैं। तो ये दूसरा कंपोनेंट खुश होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सह सकते हैं। ओके, और तीसरा कंपोनेंट मैं कहूंगी कि हमें जेनरस होके वैल्यू देना पड़ेगा लोगों को, जिनसे हम मिल रहे हैं। जेनरस हो गया, उदारता के साथ लोगों को देना शुरू कर दो। क्या देना है आपको? कोई भी अच्छी चीज, ओके, नेगेटिव चीज नहीं, कोई भी अच्छी चीज। एक गुड मॉर्निंग आप उदार होके देते हैं अपने वॉचमैन को, उदार होके आपने दिया, क्योंकि उसमें आपका ईगो आता है ना, अरे वो वॉचमैन है, हाँ मैं क्यों उसको गुड मॉर्निंग, वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। उदार होके आप अपने वॉचमैन को गुड मॉर्निंग कहते हैं, आप अपने सफाई कर्मचारी को थैंक यू बोलते हैं। ओके, उदार होके आप रिक्शा वाले को ज्यादा पैसे दे देते हैं, अरे कोई बात नहीं, आप रख लो छुट्टे। आप भी तो कितने लोगों को मना करते होंगे। ट्रस्ट मी, वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो हम छोड़ देते हैं, वो पैसे कभी भी हमको जिंदगी में कम नहीं पड़ते, लेकिन वो आपके दिमाग में एक मैसेज बनाता है कि मेरे पास काफी है और मैं दे सकता हूँ। और फिर आपके हाथ हमेशा खुले रहेंगे देने के लिए। जब आपके हाथ खुले रहेंगे देने के लिए तो आपको रिटर्न में वापस मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। जो भी चीज आप देते हैं वो जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाता है। तो अपने आसपास के लोगों को उदारता के साथ देना शुरू कर दो। ऐसी कुछ बेसिक चीजों पे अगर हम काम करेंगे, वंस अगेन ऑप्टिमिज्म, टॉलरेंस और पॉजिटिव जेनरोसिटी, मतलब जेनरसली अच्छी चीजें दो, हाँ, जेनरसली बुरी चीजें मत दो, जैसे कि किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, गॉसिप करना, वो सब में जेनरस बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीजों में जेनरस बनने। राइट, परफेक्ट। नहीं, आई थिंक दीज आर द फंडामेंटल्स मैम। एंड इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि दैट इज योर हेल्थ। आपको हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी बाद में सारी चीजें काम आएंगी, वरना पर्सपेक्टिव का देयर इज नो सेंस। So, yeah, definitely. So ma'am, now let's talk about कि ऐसे क्या हैबिट्स है डे टू डे लाइफ में जो कि हमें डेली मतलब करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, लाइक बॉडी के लिए वी गो एंड वर्कआउट, बहुत लोग योगा करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो माइंड के लिए वी आल्सो नो कि मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड लिस्ट मेंटेन करना हो गया। तो ऐसे कुछ आप मुझे 3-4 चीजें आप बताएं जो डेली एक बच्चा जो कि 20-22 ईयर्स का है अभी, एंड ही इज गेटिंग जस्ट स्टार्टेड, एंड बहुत सारा प्रेशर होता है,
बहुत सारा कंपैरिजन आता है, तो वो कैसे एक अपना इमोशनल बैलेंस रखे, तो क्या ऐसी डेली हैबिट्स फॉलो कर सकते हैं? सो अभी के जो लोग हैं जेंजीज है, जिनके बारे में आपने अपने मैसेज में भी कहा था कि मुझे जेंजीज के बारे में बात कर। सो लेट्स लुक एट जेंजीज। ओके, ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जिनके पास अपना खुद का घर है, वो अपने खुद के घर में ही, उनके पेरेंट्स का अपना खुद का घर है, उसमें वो पड़े हुए हैं। मोस्ट लाइकली उनके पेरेंट्स के पास अपनी खुद की गाड़ी भी है। ओके, they've had a very comfortable life, all right? तो उनको घर गाड़ी का लोभ नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, एंड मेनी टाइम्स उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कि ये लोग आलसी लोग हैं, ये लोग फोकस नहीं है। लेकिन लॉस्ट आलसी फोकस्ड नहीं होने का जो इल्जाम है, ये हर नए जनरेशन पे लगता है। इन लोगों को अक्ल नहीं है, लोगों समझ में नहीं आता, ये लोग मेहनती नहीं है। ये हर 20s के जनरेशन में जो भी पैर रखता है ना, उसके ऊपर यही इल्जाम लगता है, इनको मालूम नहीं, इनको आता नहीं, क्या हमने कितना मेहनत किया हो, ये लोग तो कुछ भी नहीं करते। तो ये जेंजीज भी जब पेरेंट्स बन जाएंगे, ये भी अपने बाद के जनरेशन को यही बोलने वाले हैं। ओके, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, इनकी रिक्वायरमेंट फॉर बेसिक नीड्स तो बिल्कुल ही पूरी हो गई है, इनकी रिक्वायरमेंट फॉर कंफर्ट्स भी पूरी हो गई है, इनकी रिक्वायरमेंट इन मेनी वेज फॉर लग्जरीज भी इन मेनी केसेस, बहुत सारे लोगों के केसेस में वो पूरी हो गई। लेकिन फिर भी कहीं पे थोड़ा बहुत जो कम रह जाता है, कमी रह जाती है, तो इनकी बहुत इच्छा है लग्जरीज। ओके, तो साथ में इनकी इच्छा है नए एक्सपीरियंसेस की। ये एक्सपीरियंसेस के भूखे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे आज की जिंदगी में मिलना बहुत आसान हो गया। सो दे रियली आर क्यूरियस एंड डेस्परेट फॉर एक्सपीरियंसेस। सो whoever can give them learning experience, ये उनके प्रति आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, सो एक ये है कि नए लोगों को नए नए लर्न, जो अभी के यंग लोग हैं, दे हैव टू मूव टुवर्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन देयर डे टू डे लाइफ। I feel they should from a very starting point start working with a coach, क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहते। जेंजीज अपने ग्रोथ को बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहते हैं, उनको जल्दी जल्दी ग्रो करना है। तो उनको जल्दी ग्रो करना है, तो उन्हें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी एक कोच के साथ काम करना चाहिए, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को टॉप नॉच बना सके। ओके, सो न्यू एक्सपीरियंसेस, वर्क विद अ कोच, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पहले की जनरेशन ने गड़बड़ की है, वो है उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ज्यादा पैसों के लिए उन्होंने अपने हेल्थ से कीमत चुकाई। आप वो गलती मत कीजिए। आपको पैसे बस थोड़ा सा ज्यादा मार्जिनली मोर लग्जरी देगा। आपको बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर वो बहुत सारे पैसे आप डालेंगे और फिर आपको बस मार्जिनली मोर लग्जरी मिलेगी, और उसको उससे आपको जो न्यूरोकेमिकल हैप्पीनेस मिलेगी वो भी बस मार्जिनली ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। मतलब क्या ही फर्क है एक इंसान का लेट्स से एक टोयोटा गाड़ी चलाने में और BMW चलाने में। मुझे ऐसा लगता है कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन somebody में डिफर किया, आपको क्या अक्ल है तुमको मालूम नहीं है, बट मुझे लगता है गाड़ी तो गाड़ी है यार। टोयोटा में जाओ या BMW में जाओ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप हर रोज नाचते नाचते अपने BMW में तो घुसेंगे नहीं ना। BMW में पहले दिन बहुत अच्छा लगता है, पहले हफ्ते भी हो सकता है अच्छा लग सकता है, फिर उसके बाद इंसान खिड़की के बाहर देखेगा, लोग देख रहे हैं ना मेरे BMW को, हो सकता है ये हो सकता है। बट आप कितने तक नाचते हुए अपने BMW पे घुसेंगे, बाद में तो वही फीलिंग आने वाली है आपको, न्यूरोकेमिकली विल बी एट द सेम प्लेस। सो आई थिंक यंग लोगों को पैसों के पीछे न जाके एक्सपीरियंसेस के और ग्रोथ के पीछे जाना चाहिए। कोचिंग का इस्तेमाल करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए, कि वो प्रभाव लाने वाला काम कर सके अपनी जिंदगी में, इम्पैक्टफुल काम कर सके, और वो गलती नहीं करे जो पहले की जनरेशन ने किया है, वो है पैसों के बदले हेल्थ से कीमत चुकाना। आपको पैसे थोड़े कम भी मिले तब भी आप खाना थोड़ा कम खाओ, थोड़े धीरे खाओ, सब्जियां ज्यादा खाओ, और दिन में कोई ऐसी एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो जिसमें आपको मजा आता है। डेफिनेटली। एंड मैम, आपने जैसे कहा कि इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़्यादा अभी आसान हो गई है, ठीक है। सो देर इज ऑल्सो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इससे लोगों के दिमाग में ये, मतलब मोस्टली बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया है कि देर इज समथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट लाइफ, तो वी ऑलवेज एम फॉर परफेक्शन। तो मैम, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनफैक्ट मैं पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ रिगार्डिंग परफेक्शन। तो हम बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म को चेस करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट करता है, या फिर कैसे इसको हमें टैकल करना चाहिए? पता है, अगर मुझे कोई वीडियो बनाना होगा और मैं चाहूंगी कि वो लोग देखें, तो मुझे उसके क्लिकबेट में डालना पड़ेगा, दिस इज हाउ यू क्रिएट योर परफेक्ट लाइफ, और फिर लोग आके वीडियो देखेंगे।
और फिर वीडियो के अंत तक मुझे उनको सच बताना पड़ेगा कि परफेक्ट नाम का कुछ नहीं है. It is all a learning experience. You will, learn it. You will, be in the flow. आप improvise करते जाएंगे. Process जरूरी होता है, journey जरूरी होता है. Perfection नाम का कुछ होता ही नहीं है. Okay? और day 1 में तो perfection आती ही नहीं. अगर for example अगर हम अभी जो एक से वेब सीरीज बहुत चली है, हीरा मंडी, ओके, जिसको में संजय लीला बंसाली ने अपना जो काम वो करते हैं वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है. सो उनकी सिनेमेटोग्राफी और उनका आर्ट प्रेजेंटेशन, ओके, ये सब लोगों को बहुत पसंद आता है. डिटेल्ड काम जो वो करते हैं और जिस तरीके से फेमिनाइन को जिस सुंदरता से वो दिखाते हैं, ये लोगों को बहुत पसंद आता है. लेकिन ये संजय लीला बंसाली का पहला काम तो नहीं. अगर इसी चीज को आप देखें कि आज से लेके 15 साल पहले उन्होंने क्या क्रिएट किया था, तब का काम और अब के काम में जो फर्क है, उससे आपको पता लगेगा कि परफेक्शनिज्म क्या चीज होती है. इट्स ऑलवेज अ जर्नी, क्योंकि वो धीरे धीरे बेहतर होती है और समय लगता, रातों रात नहीं होता. और जब आप इसे धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते हैं, जितना ये बेहतर होता जाता है उतने ज्यादा आपको क्रिटिक्स मिलते जाते हैं. जैसे कि अभी भी उन्होंने जो काम क्रिएट किया है, क्या क्रिटिक्स ने उसकी बुराई नहीं की है? बहुत बुराई की है, भर भर के बुराई की है. कुछ चीजों की तारीफ की है तो कुछ चीजों की बुराई की है. जब आप अच्छा काम करते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप अच्छा ही काम करेंगे. इनफैक्ट लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके काम में कोई गलती होगी ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई गलती तो रह जाएगी, क्योंकि आप इंसान हैं, भगवान नहीं है. तो वो जो गलती रह जाएगी उसकी बहुत बुराई होने वाली है, लेकिन उसको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, बुराई हो गई, उससे सीख लो, जो सुधार सकते हो उससे सुधारो, वापस से काम करो, वापस से उसको थोड़ा बेटर बना दो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो. और ये इम्प्रोवाइजेशन ही आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लॉन्ग टर्म में ये आपको ग्रोथ देता है. मैं अगर अपने खुद के यूट्यूब वीडियोस की भी बात करूं, तो मेरा फर्स्ट वीडियो हमने ऐसे ही हमारे बेडरूम में लिया था, जिसपे कोई एडिटिंग नहीं थी. जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि क्या तुम सिर्फ बात करोगी या वीडियो भी बनाओगी, लेकिन हाँ चलो हम वीडियो बनाते हैं. एंड that's it. That's how it got started. And I think this year November I'm going to complete 4 years. और वीडियो बनाने की प्रक्रिया ने मेरे ख्याल से मुझे कंसिस्टेंट बनने में, जीवन में भी मदद की. वरना पहले मैं इतनी कंसिस्टेंट इंसान थी नहीं, लेकिन कम्युनिटी ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि उन्होंने आके वीडियो को देखा, फीडबैक दिया, कभी ऑडियो को क्रिटिसाइज किया, कभी मुझे क्रिटिसाइज किया, कभी कंटेंट को क्रिटिसाइज किया, तो कभी बहुत ज्यादा प्यार भी दिया. इसी फीडबैक को साथ में लेते लेते आगे चलते रहना पड़ता है. कुछ फीडबैक को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, कुछ फीडबैक को इग्नोर करना पड़ता है. लेकिन ऐसे करते 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 ही आप लॉन्ग टर्म में अपना एक बड़ा स्टैंडर्ड तैयार कर लेते हैं. लॉन्ग टर्म में फिर आपका मास्टरपीस बन जाता है. याद रखिए, ऐसे कुछ लोग होंगे जो कम उम्र में ही ना एक मास्टरपीस तैयार कर, जैसे कि ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार, रातों रात वो हार्ट थ्रॉब बन गए और रातों रात क्रेजी अबाउट इट. बट फिर आपको ये चमत्कार रिपीट करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है ये चमत्कार आप रिपीट कर पाए. ओके, तो आपने एक बहुत परफेक्ट काम कर भी लिया है, तो फिर उसके बाद लोग आपसे उस परफेक्शन से नीचे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, आपसे बहुत बढ़िया काम ही एक्सपेक्ट करेंगे. जैसे कि अगर हम बाहुबली का एग्जाम्पल लें, बाहुबली फिल्म के बाद लोगों का प्रभास से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया कि अब तो वो कुछ करेंगे तो धमाकेदार करेंगे. प्रभास भयंकर पैसा भी चार्ज करने लगे अपने काम के, लेकिन क्या वो उस सेम चीज को रिपीट कर पाए? नहीं, वो नहीं रिपीट कर पाए. लेकिन राजा मौली जी से भी लोगों की काफी एक्सपेक्टेशन थी, और उन्होंने समय लिया. ओके, समय लिया. बाहुबली के बाद उन्होंने इमीडिएटली दूसरी फिल्म नहीं निकाली. बाहुबली के काफी गैप के बाद उन्होंने RRR निकाली, और हम सभी ने RRR देखी है, और क्या काम किया है उन्होंने RRR. सो वो इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब आप अच्छा काम कर लेते हैं, उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते. ये भी आपकी जर्नी बन जाती है. अब आपको पहले से ज्यादा बेहतर कुछ करना पड़ेगा. परफेक्ट. एंड आई कंप्लीटली एग्री मैम कि जब आपने कहा कि इम्प्रोवाइजिंग आप रखो, मतलब डेली 1% ग्रोथ का अगर हम एक फॉर्मूला रखें, तो दैट इज लाइक बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू. इनफैक्ट मैंने भी जब 2021 में अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई वाज अ किड हु, अगर किसी ने बोला कि
तुम्हें 5 मिनट स्टेज के ऊपर बोलना है, देन आई वुड से कि लाइक मैं तीसरे फ्लोर से जंप कर रहा हूँ बट आई एम नॉट डूइंग दिस. So I was that shy, but I just somehow pushed myself, and over the 2 years, I was like so much. I have improved so much. बस एक फॉर्मूला यूज करके, that is 1% कैसे मैं ग्रो करूँ हम एक नए वीडियो में. So improvising and taking feedback is most important. I completely. That is the Japanese technique called Kaizen. Okay. Japanese Kaizen technique का मतलब है हर रोज मैं 1% improve करूँगा. Perfect. So ma'am, my last question to you is, there are so many young people who are watching this video, and they are 20-year-old, they are 22. आपका क्या उनको एक मैसेज रहेगा, because there is a 10-year फ्रेम जिनमें वो काम कर रहे हैं, वो करियर भी अपना ग्रो कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप भी बनाएंगे, अपने फाइनेंसेस बिल्ड करेंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी, प्रेशर भी बहुत होगा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Okay, so my message is very clear. Disagree confidently and love generously. Disagree confidently, love generously. So disagree confidently में आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने cousins के साथ, अपने parents के साथ कई बार कई सारे मुद्दों पे disagree करना पड़ेगा, and you should be okay with that. It's okay. You can disagree. उनको अच्छा नहीं लगेगा वैसे, but then in your head you should know that it's okay. It's okay, mom. आपके और मेरे views अलग है. We can disagree. Okay. आपके और मेरे views finance को लेके, politics को लेके, LGBTQ को लेके अलग हो ही सकते हैं. It's not the end of the world. हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बने रहने के लिए सेम ओपिनियन रखना जरूरी नहीं है. सो डिसएग्री कॉन्फिडेंटली, लेकिन लव जेनरसली. अब आपने डिसएग्री कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जाओ मैं आपसे बात नहीं करता, वो आपके और मेरे विचार नहीं मिलते, अब हम एक साथ कैसे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता. लव जेनरसली, लोगों को एक्सेप्टेंस दो. झगड़ने के बाद वापस से जाके मम्मी को झप्पी पाओ. ओके. गर्लफ्रेंड के साथ डिसएग्री करने के बाद वापस से अगले दिन उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजो, चॉकलेट भेजो या कुछ भेजो. सो लव जेनरसली, प्यार देते रहो और कॉन्फिडेंटली ना. Perfect. Thank you so very much, ma'am. बहुत कुछ सीखने को मिला आज, and again thank you so much for the opportunity. I wish you all the very best. And जल्दी हम 1 लाख भी क्रॉस करेंगे on your survival model. So I'm very excited for that. आप सुखी रहिए जीवन में और इसी तरीके से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहिए. थैंक यू.